तो जेटली की पोटली से क्या कुछ निकला है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बेसब्री से इंतजार था इसका सभी को। और अब आपको बता दें कि लोकसभा में जो बजट है वो पेश हो चुका है 2016-17 का। और क्या कुछ इसमें खास रहा है, क्या आपको मिला है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर सभी की निगाहें लगातार बनी थी। बजट में कर्मचारियों को क्या मिला ये बताते हैं। छोटे टैक्स पेयर को राहत मिली है। 5 लाख की आय पर 3,000 की छूट है, जो पहले 2,000 थी उसे 5,000 किया गया है। 2 करोड़ लोगों को इससे फायदा मिलने जा रहा है। हाउस रेंट यानी एचआरए की जो सीमा थी उसको 24,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया। इसमें भी 2 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। तो छोटे टैक्स पेयर्स जो हैं उनको जेटली की पोटली से एक बड़ी राहत मिली है। तो 5 लाख की आय पर 3,000 की छूट मिली है। आपको बता दें कि पहले 2,000 था, लेकिन ये छूट अब 5,000 पहुंच गई है। 3,000 का इसको फायदा मिलेगा। 2 करोड़ लोगों को हाउस रेंट की सीमा 24,000 से बढ़ाकर 60,000 की गई है। जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है, वो किराए में रह रहे हैं, उनको एचआरए में 24,000 से लेकर 60,000 की वहां पर छूट पहुंचाई गई है। किसानों के लिए 35,984 करोड़ दिए गए। 12 राज्यों में किसानों के लिए ई पोर्टल बनाए जाएंगे। 621 जिलों में दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है। और 3 साल में खेतों को केमिकल खाद से मुक्त करने पर ध्यान दिया गया। इसके साथ किसानों के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर रहेगा। तो किसानों के लिए एक अच्छे खासा विजन यहां पर नजर आता है। 12 राज्यों में किसानों को ई पोर्टल बनाए जाएंगे। डिजिटल इंडिया की यहां पर तस्वीर नजर आती है। 621 जिलों में दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना है। 3 सालों में खेतों को केमिकल मुक्त करने पर ध्यान है। मतलब जो जैविक खाद है, जो ऑर्गेनिक खेती है, उसको बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। और किसानों के लिए 35,984 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन किया गया है। बजट में किसानों के लिए ये तमाम चीजें हैं जो एक लंबे विजन के साथ नजर आती हैं। 3 साल में खेतों को केमिकल खाद से मुक्त करना है। किसानों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर रहेगा। और महंगा सस्ता क्या हुआ? महंगे हुए हैं सोने के जेवर, जो बड़ी कारें हैं वो महंगी हो गई हैं। सिगरेट, जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं, उन्हें महंगा किया गया इस बजट में। बीड़ी के अलावा अगर छोड़ दें तो तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो महंगे रहेंगे। महंगी कारें की कर दी गई हैं। हालांकि जो बैटरी चलित कारें हैं वो जरूर सस्ती रहेंगी, लेकिन उसके अलावा सभी तरह की जो कार हैं उनका दाम बढ़ जाएगा। सोने के जेवर महंगे हो जाएंगे। और कर्मचारियों को क्या मिला, चलिए आपको यह बताते हैं। छोटे टैक्स पेयर को बजट में राहत दी गई है। 5 लाख की आय है अगर, तो 3,000 की छूट मिलेगी कर में। इसके अलावा ये जो राहत दी गई है, 2 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हाउस रेंट की सीमा 24,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई। जिन लोगों को अब तक किराए के मकान में जो रहते थे उनको 24,000 की छूट मिलती थी टैक्स में, लेकिन अब 60,000 ये टैक्स की सीमा पहुंच गई है छूट की। 5 लाख की आय पर 3,000 की छूट है। 2 करोड़ लोगों को इस बजट के चलते फायदा मिलने जा रहा है। बजट में कर्मचारियों को जो फायदा मिला, जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनको यह फायदा सीधे तौर से इस बजट के बाद मिलेगा। आइए पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों की तुलना में, जब विकास दर घटकर 6.3% रह गई थी, अब हम अपनी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अब बढ़कर 7.6% हो गई है। ऐसा पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों के दौरान विश्व निर्यातों में हुई 7.7% की वृद्धि की तुलना में वैश्विक निर्यातों में 4.4% की कमी होने के बावजूद हुआ। पिछली सरकार के अंतिम 3 वर्षों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति 9.4% के स्तर पर थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति कम होकर 5.4% हो गई, जिससे लोगों को बड़ी राहत हुई है। छोटे करदाताओं को राहत। 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने की दृष्टि से मैं धारा 87 कै के अंतर्गत कर छूट की अधिकतम सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इस श्रेणी में 2 करोड़ करदाता आते हैं, जिन्हें अपने करदेयता में 3,000 रुपए की राहत मिलेगी। जिन व्यक्तियों के पास अपना कोई मकान नहीं है और जिन्हें आज किसी नियोक्ता से किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता भी नहीं मिलता, उन्हें मकान किराया का भुगतान करने के एवज में फिलहाल उनकी आय से प्रति वर्ष 24,000 रुपए की कटौती का लाभ दिया जाता है।
मैं धारा 80(6)(6) के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी। स्टार्टअप व्यवसाय रोजगार सृजित करते हैं, नवोन्मेष लाते हैं तथा आशा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्टअप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100% कर कटौती का लाभ देकर व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद की जाएगी। ऐसे मामलों में न्यूनतम एकांतर कर MT लागू होगा। पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा यदि विनियमित अधिसूचित निधियों में निवेश किया गया हो और यदि व्यक्तियों द्वारा ऐसे अधिसूचित स्टार्टअप में निवेश किया गया हो जिनमें उनकी अधिशंक शेयरधारिता हो। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, लेकिन अब इस पूरे बजट का विश्लेषण बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या जो उम्मीदें थे उन पर यह बजट खरा उतरता हुआ नजर आता है। तमाम बातें हैं, विशेषज्ञों से राय लेनी जरूरी हो जाती है। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं। हितेश वाजपेयी जी हैं बीजेपी से और हमारे साथ संदीप जी जुड़ रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ। उन दोनों का रुख करेंगे, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। हितेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जो बजट सामने आया है, जेटली जी की पोटली से जो कुछ निकला है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? कितनी राहत आपको जनता के लिए नजर आती है और जो विजन की बात की जाती है उस विजन में कितना खरा उतरता है ये बजट? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जो बजट डॉक्यूमेंट होता है वो जो भारत का इकोनॉमिक कैरेक्टर है, इकोनॉमिक जो परिस्थितियां हैं उसका द्योतक होता है जी। और इस मामले में भी अपने आप में एक ये महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। पूरा भारत इसका इंतजार करता है। मुझे खुशी है इस बात की कि वैश्विक मंदी और निर्यात की कमी जो भारत की ओर से विश्व को लेकर है, सभी जगह निर्यात डाउन है, उसको लेकर उसके बावजूद भी जो हमारे फिस्कल मानक हैं, पैरामीटर्स हैं, वो बहुत बेहतर स्थिति में हैं और हमने ग्रोथ रेट को भी 7.6 रखने का जो प्रयास टारगेट किया है, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शरी सेक्टर हो, तीनों सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ देने का प्रयास और युक्तियुक्तकरण का प्रयास माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि हमने कुछ लक्ष्यगत इसमें अप्रोच रखी है, यानी कि हम 1 मई 2018 तक सभी गांवों को इलेक्ट्रिफाइड कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत इंपॉर्टेंट है भारत जैसे देश के लिए, जो एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ साथ हमने 2019 तक हम सभी अपनी ग्रामीण सड़कें बना चुके होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। 2022 तक हम प्रयास करेंगे कि जितने भी जो घर हैं लोगों को दिए जा सके। तो मुझे लगता है इन सब का रिफ्लेक्शन भी इस स्कीम में दिखा है। आमदनी हमने कोशिश करी कि अगले 5 सालों में हम किसानों की आमदनी डबल करने की दिशा में बढ़ेंगे, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभकारी मूल्य की ओर आगे बढ़ने का जो संकल्प है भारत सरकार का, और जिसमें हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में रहने वालों की संख्या आधे से ज्यादा है, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो हम उस दिशा में बढ़ते हुए नजर आएंगे। हमने उसमें लक्ष्यगत निवेश जो रखा है वो भी बहुत मजबूत रखा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग को हमने ठीक है डायरेक्ट स्लैब में कोई कंसेशन नहीं है, लेकिन जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जैसे HRA को 24,000 से बढ़ाकर 60,000 करना, जो कि 24,000 बड़ा अप्रासंगिक भी लगता रहा होगा मध्यम वर्ग को, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो 5 लाख तक की जो 2.5 से 5 लाख तक के आमदनी वालों के लिए जो 3,000 की छूट का जो लक्ष्य रखा है, आपने भी उसको बताया कि उसमें लगभग 2 करोड़ मध्यम वर्ग उससे प्रभावित होने वाला है। दालों को लेकर आपने देखा होगा खास तौर से, क्योंकि भारत में दाल का बहुत महत्व है, तो हमने गेहूं और बाकी चीज़ों को तो बहुत रेगुलेटेड रखा है। शक्कर आपने देखा होगा सरकार आने के पश्चात ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुई है।
लेकिन दाल एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिपरकशन रहा है आम आदमी की जिंदगी में। तो उन दालों को लेकर एक विशेष रणनीति मुझे इस बजट में दिखाई देती है जो बड़ी उत्साहजनक है, और हमें लगता है आने वाले वर्ष में उस दिशा में भी हमको बिल्कुल सकारात्मक परिणामों की उम्मीद की जानी चाहिए। हमारे साथ संदीप जी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें, तो कितनी उम्मीदें बजट से की जा सकती हैं। संदीप जी, जिस तरीके से कृषि की बात की गई, किसानों के लिए राहत देने की बात की गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई, सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने की बात की गई, कृषि जो व्यवस्था हमारी भले सुदृढ़ हो, लेकिन इन सब बीच एक चीज देखी गई है कि जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वो लगातार घट रहा है, अब 14% के आसपास रुक गया है आके। कितनी उम्मीद आपको नजर आती है कि जीडीपी में जो योगदान है कृषि क्षेत्र का वो भी बढ़ेगा? क्या लगता है इस बजट से ऐसा होगा? बजट में कृषि क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा गया है, ये तो स्पष्ट हो रहा है। पिछले वर्ष तकरीबन 29,909 करोड़ रुपए का कृषि का बजट हुआ करता था, जो इस बार बढ़कर के 35,984 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब करीब 6,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त किसानों के लिए इस बार बजट में प्रावधान किया गया है, जो एक अच्छी, हम कह सकते हैं कि एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत करता है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो आ रही है कि उर्वरक की जो सब्सिडी है वो किसानों के सीधे खाते में जाएगी। देखिए, सबसे पहले कृषि के अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा उर्वरक का है, उर्वरक अनुदान जो है भारत सरकार जिस पर सब्सिडी अभी जो दे रही है किसानों को, वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए वास्तविकता के आधार पर है, लेकिन बजट प्रोविजन तकरीबन 75,000 करोड़ का हुआ करता है। तो मुझे उसमें ये लग रहा है कि सरकार ये चाहती है कि कहीं पर उर्वरक का अगर दुरुपयोग हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है, उसको रोकने के लिए सरकार ने 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो कि सीधे किसानों के ही हित में है। पहला जो हमने देखा कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की जो योजना है और जिस पर सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया है, पिछले बार भी इस बार भी, उससे सबसे बड़ी बात यह होगी कि किसानों की जमीन में किस उर्वरक की आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात वही उर्वरक देना पड़ेगा, तो सरकार को वो फायदा होगा। दूसरा, जैविक कृषि की तरफ बढ़ेंगे तो रासायनिक उर्वरकों का कम होगा, तो सरकार को, किसानों को उर्वरक अनुदान कम देना पड़ेगा। और तीसरा, सीधे बिल्कुल ये तमाम चीजें जो फायदा करेंगी, लेकिन अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही वो सुनते हैं। बहुत मजबूत दस्तावेज ये बजट है, इसीलिए हमारा कहना है कि ये परफेक्ट पीपुल्स बजट है और परफेक्ट प्रोग्रेसिव बजट है और लोगों के अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा हुआ बजट। लेकिन नकवी जी, जो मिडिल क्लास है उसको राहत नहीं मिली है, वो उम्मीद करते कि शायद आयकर की देखिए, हमें लगता है कि अगर आप, इसीलिए हमने कहा कि ये दूरदर्शी बजट है, ये केवल विकास और विश्वास ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी बजट है, एक आम लोगों के सरोकार से जुड़ा हुआ बजट है, आम लोगों को तक, आखिरी आदमी तक तरक्की की रोशनी पहुंचाने वाला बजट है। इसलिए जो है वो केवल टैक्स कितना बढ़ा और कितना घटा इसके आधार पर नहीं, बल्कि इसके पूरे के पूरे दूरदर्शी सोच और बजट के लक्ष्य को देख करके हमें ध्यान। चिंता मत करिए, अभी गिरा है, अभी बढ़ेगा। तो राजनीतिक तौर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना था कि ये बजट जो है ये आम आदमी का बजट है, लेकिन इन सब के बीच अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आम आदमी की क्या प्रतिक्रिया इन सब के बीच सामने आ रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पारस सकलेजा जी जुड़ रहे हैं, जयंतीलाल भंडारी जुड़ रहे हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं, संदीप श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ इंदौर से शरद व्यास जुड़ रहे हैं। शरद, आपका रुख करना चाहेंगे, आपके साथ कुछ किसान मौजूद हैं। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि किसानों के लिए जो बजट 6,000 करोड़ का ज्यादा प्रावधान हुआ ये कहीं ना कहीं फायदा उठाए, लेकिन किसान क्या मान रहे हैं, उनको कितना फायदा इस बजट से नजर आ रहा है, उम्मीदें कितनी मजबूत नजर आ रही हैं उनको? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, विकास उन्मुखी बजट के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है और कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है। मंडी के सबसे पहले अध्यक्ष है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताएं, किस तरह का बजट आपको लगता है? बजट अच्छा है, किसानों के हित में शासन ने बजट दिया है और जो योजना बनी है, जो फसल बीमा और जो वो बनी है, बहुत अच्छी योजना बनी है, उससे किसानों को लाभ होगा। और आने वाले समय में कृषि को जो प्रधान बनाना चाहते हैं वो उसमें देखा जा रहा है बजट को विकास उन्मुखी बजट है, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कृषि के ऊपर जो बजट दिया है उससे व्यापार और जो गाँव की तरफ से जो शहर की तरफ किसान पलायन कर रहे थे वो रुकेगा और गाँवों का अधिक विकास होगा। इस तरफ सरकार ने वो दिया ध्यान।
ठीक है, देखा जा सकता है सरकार ने बहुत अधिक ध्यान दिया है, कहना है सीधे यहाँ पर मंडी प्रशासक का। किसान भी कुछ मौजूद है, आप बताएं किस तरह का आप किसान है, आपको कैसा बजट लगा इस बार का? बजट तो काफी अच्छा है, जिस तरह से उन्होंने किसान की जो सुनी है कि चलो मुआवजा जो अभी तक मिलता नहीं था सब पूरा सही तरीके से, बहुत सारी समस्या आत्महत्या दिन ब दिन कर रहे थे, चलो कम से कम इतना तो है कि किसान के लिए किसी ने एक बिल बनाया ताकि एक उसको बीमा मिलेगी, चलो फसल नहीं हुई कुछ तो मिलेगा। तो वैसे उम्मीद है तो बहुत सारी थी किसानों के उनके प्रति कि चलो और कुछ आएंगे किसानों पे, चलो देखते हैं अगले सत्र में कुछ न कुछ तो जरूर आएगा। इस बार कितना खुश है आप? इस बार ये समझ लो कि 100 में से 80% नंबर मैं दे सकता हूँ उनको। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आप बताएं कितना खुश है आप? बजट आपने देखा, आप भी किसान है, आपने देखा कितना खुश है आप? देखते किसानों की जो पहले अब थी, अब जो इतना सब कुछ दिया है सरकार पहले ने। से बहुत ज्यादा खुश है और सभी किसानों का मोदी सरकार ने बहुत अच्छा फायदा किया और बीमा लागू कर दिया, फसल बीमा लागू कर दिया, उस पर भी काफ़ी छोटे से बड़े सब किसानों को फायदा हुआ। और मैं यही कहूँगा कि सब बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा। देख सकते हैं किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं। किसानों का सीधे तौर पर मानना है कि बहुत अच्छा बजट है और बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है यहाँ पर किसानों की तरफ, क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष जो वार कर रहा था कि किसानों पर ध्यान नहीं देती सत्तापक्ष पार्टी, लेकिन इस बार अरुण जेटली ने सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचाते हुए किसानों के साथ साथ यहाँ पर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया। जिस तरह से कहा है कि 1 मई 2018 तक हर गाँव में बिजली होगी, सड़कें होंगी, तो ये सारी चीजों कहीं ना कहीं किसान बहुत ज्यादा खुश है। किसान खुश है, लेकिन आर्थिक विश्लेषक क्या मानते हैं अब उनका रुख करते हैं। हमारे साथ जयंती लाल भंडारी जी हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। जयंती जी, तमाम आपके विचार अक्सर पढ़ने को मिलते रहते हैं, लेकिन आज के हम बजट की बात करें अगर, तो क्या आपको लगता है कि जो आज की अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तरह के बजट की उम्मीद की जा रही थी वो बजट जेटली जी लेकर आए? यकीनन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-17 का जो बजट प्रस्तुत किया है वह वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच और देश के आर्थिक संसाधनों के परिवेश में एक महत्वपूर्ण बजट कह सकते हैं। इस बजट के माध्यम से जहां एक और किसानों के लिए और बुनियादी ढांचे के लिए बजट को फोकस किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस बजट के माध्यम से आर्थिक सुधारों की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एक बड़ी बहस पूरी दुनिया में और पूरे देश में हो रही थी कि भारत का अगला बजट क्या आर्थिक सुधारों का बजट होगा और जिसमें आम आदमी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस पैमाने पर ये आर्थिक सुधारों के साथ साथ समाज कल्याण का, किसानों का और बुनियादी ढांचे का बजट है। आर्थिक सुधार की बात इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी बहस बजट के बारे में, सबसे बड़ी बहस यही थी कि क्या राजकोषीय घाटा बढ़ेगा या घटेगा, या राजकोषीय घाटा बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए। लेकिन इस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने यह आभास दिया है कि जो सकल घरेलू उत्पाद उसका 3.5% यह बजट का 3.5% राजकोषीय घाटा है। एक बहुत बड़ा निर्णय है। सरकार राजकोषीय घाटे को घटा भी सकती थी, जिसका मतलब था कि लोगों के पास में और ज़्यादा धन जाता, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक सुधारों के ऊपर सरकार पीछे हटते हुए दिखाई देती। तो निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से एक उपयुक्त कदम है, जिसकी एक मुट्ठी में आर्थिक सुधार है और दूसरी मुट्ठी के अंदर आम आदमी, किसान, इस स्टैंडर्ड से संबंधित जितनी योजनाएं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। बिल्कुल जयंती जी, लगातार बात होती है कि गरीब और अमीर की जो खाई बढ़ रही है, फिर हम चाहे गिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स की बात करें, वहां पर भी स्थिति भारत की थोड़ी सी खराब दिखती है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पारस सकलेचा जी का रुख करते हैं। सकलेचा साहब, शिक्षा को लेकर आप लगातार एक मिशन में रहते हैं कि शिक्षा में सुधार होते रहे, शिक्षा बेहतर होती रहे, भ्रष्टाचार मुक्त रहे। लेकिन अगर हम बजट की बात करें, बजट में जो प्रावधान शिक्षा को लेकर किए गए हैं, कितना बेहतर आपको लगता है, कितनी उम्मीदें आपको लगती है कि फिर चाहे स्किल इंडिया की बात करें या फिर चाहे तकनीकी शिक्षा की बात करें, सुधार होगा? इसमें स्किल इंडिया पर ध्यान देने का बजट में प्रयास किया गया है जी। उन्होंने कहा है माननीय वित्त मंत्री जी ने कि 1,500 नए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे और 1 करोड़ से ज्यादा हम सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। मैं सोचता हूँ ये बात अच्छी है, लेकिन प्राइमरी शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के ऊपर विकास के अंदर जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई है जी। आज हमारी प्राइमरी शिक्षा का स्तर दिन पर दिन घटता चला जा रहा है और उसका यही परिणाम है कि हम स्किल इंडिया के टारगेट को भी प्राप्त करने के अंदर सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो प्राइमरी शिक्षा के ऊपर जो कि राज्य का भी विषय है, केंद्र का भी विषय है, मिला जुला एक प्रयास इसमें होना था।
जो कहीं बजट के अंदर नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, हम इसमें दूसरी बात देखें बजट के अंदर कि बजट के अंदर इन्होंने रोजगार के जनरेशन के ऊपर जो विशेष ध्यान देने की बात थी, उसमें हमें थोड़ी सी नजर कम नजर आ रही है। 100% कृषि को FDI अलाउ करना और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को भी 100% FDI अलाउ करना, ये दो बड़े क्रांतिकारी कदम इस बजट में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह से FDI को इस देश के अंदर प्रवेश करने से हमारे यहाँ रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे और GDP में कृषि का योगदान कैसे बढ़ेगा। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण विषय है। सरकार ने इस बजट के अंदर आयोजना व्यय और गैर आयोजना व्यय को खत्म करने का अगले साल का ऐलान किया। मैं सोचता हूँ ये भी कोई बहुत ही ज्यादा सोचा समझा कदम नहीं है। आयोजना व्यय और गैर आयोजना व्यय एक बजट की एक धारा होती है जो बजट की रूपरेखा को बताती है कि किस प्रकार से हम स्थायी खर्च कर रहे हैं और किस प्रकार से अस्थायी खर्च कर रहे हैं। उसको समाप्त करके अगर दोनों को एक कर देंगे तो बजट पे कंट्रोल करना हमारा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, जिन चिंताओं की तरफ सकलेचा साहब इशारा कर रहे हैं, क्या वाकई ये चिंताएं छूट गई बजट में? देखिए, ये बात बिल्कुल नहीं कहा जा सकती है कि कोई भी बजटरी प्रपोजल पूर्ण रूप से हम कह दें कि आने वाले समय के लिए एक लास्ट माइलस्टोन हो गया हो या आखिरी पड़ाव हो गया हो, इसको कभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, मैं पारस जी की कई बातों से सहमत होकर इस बात को कहना चाहूंगा कि बजट में दो चीजें रिफ्लेक्शंस आना चाहिए। एक, देश की वर्तमान स्थिति क्या मजबूत महसूस हो रही है, जो जयंतीलाल जी ने जिसका जिक्र किया, क्योंकि इस बजट को सारी दुनिया की आर्थिक ताकतें देखती हैं कि भारत जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहा है उसमें क्या चित्र निकल कर आ रहा है, और हम किसी को बिफूल नहीं कर सकते इस बजट में, तो उसमें हम सफल रहे हैं। और दूसरी बात जो जिक्र है कि भविष्य की योजनाओं को डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जेटली जी ने अपने शुरुआती भाषण में इस बात को कहा था कि हमें एक बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण आर्थिक जगत मिला है भारत का, जिसमें हमें काम करना है। तो यह बजट उन दिशाओं में चलता हुआ प्रतीत होगा आपको। और जब ऐसा कोई भी वित्त मंत्री बनाता है तो प्रायोरिटी सेक्टर्स निकाले जाते हैं, और आज हमारे देश में हम जानते हैं आधे से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में है, और उनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको लाभकारी मूल्य मिले। और इसलिए आवश्यक था कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में या कृषि क्षेत्र में FDI को हम 100% अलाउ करें, क्योंकि आपने देखा होगा निर्यात भी घटा है, और निर्यात घटने का एक बड़ा सेक्शन है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहीं ना कहीं अफेक्टेड रही है पुरानी नीतियों की वजह से, जिसमें एक बहुत बड़ा, मैं जो सुधार देखता हूं GST के बाद आएगा, क्योंकि विश्व की आर्थिक ताकतें जो भारत में निवेश करना चाहती हैं उनके लिए एक अच्छी अर्थव्यवस्था इस बजट के माध्यम से हमने प्रस्तुत करी है। लेकिन टैक्सेशन स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और GST को लेकर यदि हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं राज्यसभा के माध्यम से, तो निवेश की जो गाइडलाइन अभी तय करी है उस दिशा में जरूर आएगा। और बिल्कुल पारस जी ने ठीक कहा, 1 करोड़ कौशल विकास का यदि लक्ष्य लिया है तो वो इसलिए लिया है पारस जी, क्योंकि इस देश में 80 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं, 80 करोड़ से लोग अधिक ऐसे हैं जो लोकसभा में ही डेटा है कि वो 20 रुपए से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि भारत का लोअर स्ट्रेटा बहुत बड़ा इस संख्या में है, जो ठीक है, और कौशल विकास होगा तो उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और स्किल इंडिया का जो सपना है पूरा होगा। लेकिन संदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से हितेश जी ने कहा कि FDI की बात की उन्होंने कि अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 100% FDI होता है सुधार होगा। इसके अलावा जो 12 राज्यों में किसानों के लिए E-पोर्टल बनाए जाने की बात कही गई है, इन चीजों से कितना फायदा कृषि के क्षेत्र को होने जा रहा है, किसानों को फायदा होने जा रहा है? सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि दालों के लिए जो बफर स्टॉक रखा गया है वो 900 करोड़ रुपए का रखा गया है। यानी पहली बात हम ये देखते हैं कि किसान और महंगाई के बीच को किस तरीके से समायोजित किया जा रहा है कि ज्यादा किसानों का उत्पादन बढ़े। उसके लिए 621 जिलों में, पहले 400 था तो अब वो बढ़ा दिया गया है, तो तकरीबन 200 जिले अतिरिक्त जोड़े गए हैं पूरे भारतवर्ष में, जहां पर दलहन उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। संदीप जी, आपको बस 900 करोड़ रुपए का कुछ मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। गौरी शंकर बिसेन जी ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर, कृषि मंत्री ने, वो एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सीहोर की और कल उत्तर प्रदेश की सभा में इस बात के संकेत ही दिया है
तथा आह्वान भी किया कि देश के कृषकों की 5 साल में आय दुगनी हो जानी चाहिए। जब देश के किसानों की आय दुगनी करनी है तो उसके लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता पड़ती है और इसी दृष्टि से भारत सरकार ने जो बजट दिया है वह बजट किसानों को फोकस करके किसानों को लाभ पहुंचाने वाला है और उनको सुरक्षा का कवच साबित होकर संजीवनी का काम करेगा। तो किसानों को फायदा करेगा, कृषि मंत्री का कहना। संदीप जी, आपके पास फिर से आना चाहेंगे। फायदा होगा, लेकिन किस तरीके से फायदा होगा ये आपसे समझना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हर किसान का खेत अपने आप में एक फैक्ट्री है और इस वक्त इसलिए उद्योग से ज्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया है। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है, जो मेजर इनपुट रहता है, वो सिंचाई। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और उसके बाद सिंचाई में जो तकरीबन नाबार्ड को 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं सिंचाई योजनाओं के लिए, वो एक बहुत बड़ा भविष्य में आगे बढ़ने वाला कदम, वर्तमान की स्थिति को भी देखते हुए बहुत बड़ा कदम है सरकार ने जो उठाया है। उसके अलावा जो पूंजी निवेश है, अभी तक बहुत कम पूंजी निवेश था एग्रीकल्चर में और उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। सबसे बड़ी बात यह थी, किसानों का जो उत्पाद है अगर उसका मूल्य संवर्धन हो जाता है तो किसानों को कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो अगर ये जो 100% FDI फूड प्रोसेसिंग में और कृषि में आता है तो कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में भी अवसर मिलेंगे और उसके साथ साथ किसानों को कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। जो बात आ रही है कि भी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, तो उसको मैं जोड़ करके देखूं तो एक बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इन सब पर सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा देवास की धरती पर किसानों के हित की बात कही थी कि उनको हम आने वाले समय में दोगुना माला माल करेंगे, इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया था, मुझे लगता है इस बजट से वो चीज़ें झलक रही है। कांग्रेस द्वारा या विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री जी पर जो किसान विरोधी आरोप लगाया गया था, आज वो आरोप खुद ब खुद खत्म हो गया है। तो किसान खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है और 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। ये बजट में जो बात सामने आई है, कृषि मंत्री ने भी कहा कि इस दिशा में ये बजट ले जाएगा और लाल सिंह आर्य का भी कहना था कि ये जो सपना हमारा पूरा होने जा रहा है। लेकिन किसान क्या सोचते हैं, शरद का रुख करेंगे। शरद के साथ कुछ किसान भी बने हैं। शरद, जो 2022 तक किसानों का जो आय है वो दोगुने करने की बात कही जा रही है, क्या किसानों को लगता है कि ये चीज होने जा रही है? क्योंकि अब तक की स्थिति देखें तो किसान की जो हालत है, किसान की जो रीढ़ है, अब तक टूटती हुई नजर आती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, किसान जिस तरह से अभी हम पूर्व में भी देखा, किसानों की जो खुशी थी वो सीधे तौर पर उन्होंने जाहिर की। लेकिन फिर भी हम कुछ युवा किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कि किस तरह से आप और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ये बजट जो आपके सामने आया, आपने खुशी भी जाहिर की है, लेकिन और क्या ऐसी चीज है जिससे आप और मजबूत हो जाएंगे? आने वाले समय में आपकी आय दोगुनी करने की बात भी कही गई है। देखिए, बजट तो ठीक है, पर अब किसानों की यहाँ पर मंडी में बहुत समस्या है। हमारा जो तोल है वो छोटे छोटे कांटों पे हो रहा है, उसको बड़े कांटों पे किया जाए। और मंडी का कानून भी बदलने की बात यहाँ पर की गई जी है। बिल्कुल, मंडी में व्यवस्था बहुत अव्यवस्था है, व्यवस्था नहीं कर सकते। ठीक है, मंडी की जो व्यवस्था है उनके लिए भी यहाँ पर लोगों था, लेकिन मंडी कानून में भी यहाँ पर अवधेश बदलाव किया गया। तो इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह है कि यहाँ पर लोगों को जो उम्मीदें थी किसानों को कि ये बजट में उनका ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर अरुण जेटली और केंद्रीय सरकार ने यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखा है और ध्यान रखकर उन्होंने 34,000 करोड़ से ज्यादा उनका तकरीबन उन्होंने उनका फंड दिया गया, ताकि इसके अलावा दालों का उत्पादन विस्तार हो सके, उसके लिए उन्होंने तकरीबन 500 करोड़ का इजाफा किया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की ओर दर्शाती है कि यहाँ पर किसानों के लिए सरकार कितनी गंभीर है और उन्होंने उस गंभीरता को यहाँ पर इस बजट में प्रदर्शित भी किया, जो कुछ समय पहले किसानों ने इस बात का उल्लेख भी किया था। जी बिल्कुल शराब, रुक करते हैं पारस सकलेचा जी का शिक्षा विधेयक। सकलेचा साहब, जिस तरीके से बात की गई है कि गांव तक हम डिजिटल साक्षरता पहुंचाएंगे, 62 नवोदय विद्यालय खोलने की बात की गई है, ये तमाम चीजें जो बजट में प्रावधान नजर आता है, क्या लगता है कि जब इस स्तर पर ये मजबूती होगी तो हमारा जो मेक इन इंडिया का सपना है, जो स्किल इंडिया का सपना है, वो कहीं ज्यादा मजबूत होगा, यहां से आधार बनेगा? देखिए, ये हम इस बात से तो सहमत है
कि बजट में इस बात में गंभीरता से प्रयास किया गया है कि मेक इन इंडिया के सपने को साकार करे और स्किल इंडिया के सपने को भी साकार करे। लेकिन जो प्रावधान रखे गए हैं वो उसकी ओर एक बढ़ते हुए कदम है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ और इसमें जरूरी प्रावधानों को रखा जाना था जिसके माध्यम से हम इस कार्य को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जिस हमारी आबादी का 70% जो गाँव में रहता है उसको हमारी आबादी का जो 70% गाँव में रहता है उसके बच्चों को शिक्षा से ज्यादा जोड़ा जाए, इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास इस बजट में थोड़े कम दिखाई देते हैं। देखिए पूरे इस बजट के अंदर कहीं भी स्वास्थ्य सेक्टर को नहीं छुआ गया है। पीने का पानी आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी को शुद्ध नहीं मिल रहा है। बजट इस मामले में बिल्कुल खामोश है। हेल्थ सेक्टर के अंदर जिस तरह से दवाएं महंगी है, मरीजों के लिए अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन सारी बातों को जब इस बजट में नहीं छुआ जाएगा तो गांवों की स्थिति कैसे सुधरेगी? और जब गांव की स्थिति नहीं सुधरेगी तो स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के मूवमेंट से हमारे गांव कैसे जुड़ेंगे? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। आखिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमने पूरे देश के गांवों में 2000 रखा में बिजली मिले, इसके लिए हमने प्रावधान किया है। 7.5% हमने टैक्स भी लगाया है, कई प्रकार के अन्य उपाय भी किए हैं, लेकिन सारे गांवों में पीने का शुद्ध पानी मिले इसके लिए हम खामोश है। एक अक्षर इसके मामले में नहीं बोला गया। जो स्वास्थ्य सेवाएं, वाटर बाउंडेड डिसीज इस देश के अंदर 80% फैली हुई है, हम उन स्वास्थ्य सेवाओं पे बिल्कुल खामोश है। दवाओं के मामले में हम नहीं बोलते कि हम दवाओं का देसीकरण करने के लिए उन्हें क्या करेंगे। मिट्टी को जरूर हम केमिकल से मुक्त करेंगे, ये बहुत अच्छा प्रयास है, मिट्टी केमिकल मुक्त होगी, लेकिन अभी प्रदूषण से और केमिकल से जो बीमारियां बढ़ रही है उनसे लड़ने के लिए हम लोगों को आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बनाएंगे, ऐसा इस बजट में कहीं दिखता नहीं है। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए था कि आर्थिक रूप से लोग सक्षम, और 7वें वेतन आयोग के भार को लेकर। जी 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 बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जिनका हम जवाब लेंगे। हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ बने हुए हैं। सकलेचा साहब, आपको बहुत शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए। जयंतीलाल भंडारी जी, आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से सकलेचा साहब ने कहा कि कुछ बुनियादी चीजें थी जो छोड़ दी गई, अगर इन पर ध्यान दिया जाता तो ज्यादा बेहतर स्थिति बन सकती थी, जो सवाल वो उठा रहे थे उनका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से नया बजट किसानों पर केंद्रित और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है और वित्त मंत्री देश की स्थिति और परिस्थितियों के अनुरूप जो कर सकते थे वो इस बजट के अंदर दिखाई दे रहा है। जो सबसे खास बात यह है कि बुनियादी ढांचे के माध्यम से रोजगार निर्माण का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी कमी ये है कि इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग और वे लोग जो छोटे आयकरदाता कहे जाते हैं उनके लिए इस बजट में वैसे मुस्कुराहट लाने वाले प्रयास नहीं है। जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए तक है उन्हें केवल 3000 रुपये की छूट दी जाना कोई बहुत मायने नहीं रखती है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जो छोटे आयकरदाता हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके हाथ में यदि क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वे बाजार में जाएंगे और उससे उद्योग कारोबार को गति मिलेगी। एक ऐसा प्रयास भी इस बजट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो इस बजट की एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, ये कमियां हैं, ये चीज होनी चाहिए थी। विभिन्न दृष्टिकोणों से देखें, विभिन्न वर्गों के लिए देखें। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, नरेश चंद गुप्ता जी, सदस्य राज्य वित्त आयोग रायपुर से जुड़ रहे हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जिस तरीके से बजट सामने आया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस बजट को लेकर? तो बजट में कर्मचारियों को क्या कुछ मिला, पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनको राहत मिली है। जो टैक्स में छूट की सीमा थी उसे बढ़ाया गया है, 3000 की छूट मिल पाएगी। इसके साथ ही साथ और हम अगर फायदों की बात करें तो फायदे ये हैं कि जो लोग रेंट के मकान में रह रहे हैं उनकी जो छूट की सीमा है 24,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। द्वारा ऐसे अधिसूचित स्टार्टअप में निवेश किया गया हो जिनमें उनकी अधिशंक शेयरधारिता हो। और मध्य प्रदेश के तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमा शंकर गुप्ता बजट को क्या को लेकर कह रहे हैं वो चलिए आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार की जन अपेक्षाएं हैं, सभी वर्गों की अपेक्षा है, उसमें एक बहुत ही
समझदारी के साथ और संतुलित बजट पेश केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने किया है। निश्चित ही इस बजट के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, गरीबों का कल्याण होगा और इसका लाभ तेजी से हमारी जीडीपी बढ़ाने को में देश को मिलेगा और आम नागरिक को राहत मिलेगी। तो आम नागरिकों को राहत मिलेगी, उमाशंकर जी का कहना था। ये तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि विजन वाला बजट है लेकिन कुछ चीजें छूट गई। ये जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी बने हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। संदीप जी, जिस तरीके से तमाम बातें सामने आई, सकलेचा साहब भी कह रहे थे कि जो पेयजल की बात है, स्वच्छता की बात है, वो ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन हम स्टार्टअप्स की बात करें, अगर स्टार्टअप को लेकर जो बातें कही गई हैं वो कितनी उम्मीद से भरी नजर आती हैं आपको? तो संदीप श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे। तकनीकी कुछ खामियां हैं लेकिन इन सब के बीच बजट में क्या कुछ खास है वो आपको बता देते हैं। दरअसल जब वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि ऐसी सत्ता मिली थी कि जिसमें निवेशकों का विश्वास शून्य था। अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देने की बात कही गई। सरकार की प्राथमिकता में गांव और गरीब को लाने की बात कही गई और उसके साथ ही ये भी कहा गया कि खाद्य सुरक्षा रीढ़ है और 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सरकार आगे चल रही है। 621 जिलों में दाल के उत्पादन बढ़ाने की योजना है और किसानों को बेहतर डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए 12 राज्यों में किसानों के लिए ई पोर्टल बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है। हमारे देश में रसोई गैस के सिलेंडरों को उच्च मध्य वर्ग की विलासिता की वस्तु माना जाता है। धीरे धीरे ये मध्यम वर्ग तक फैल गई, लेकिन गरीबों के लिए रसोई गैस सुलभ नहीं है। भारतीय महिलाओं को भोजन बनाते समय धुएं के अभिशाप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई घर में आग जलाना 1 घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर है। इस स्थिति में सुधार लाने का अब समय आ गया है। हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक विशाल मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। मैंने इन एलपीजी कनेक्शनों को मुहैया कराने के लिए आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसमें 16-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ होगा। ये स्कीम कम से कम 2 वर्ष तक जारी रहेगी ताकि इसके तहत कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। मैं इस अवसर पर 75 लाख मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी। उनका ये कार्य देश के लिए गर्व का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन विशेषकर ग्रामीण भारत में स्वच्छता और सफाई की स्थिति सुधारने का भारत का सबसे बड़ा अभियान है। यह विषय राष्ट्रपिता के हृदय के करीब था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार संसद में स्वच्छता पर एक व्यापक बहस हुई। यह लगभग प्रत्येक परिवार में चर्चा का विषय बना। हमने स्वच्छता के संबंध में शहरी क्षेत्रों के श्रेणीकरण की शुरुआत की है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों और शहरों के बीच एक रचनात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9000 करोड़ रुपए की इस बार व्यवस्था की गई है। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए उन गांवों को पुरस्कृत करने हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम से प्राथमिकता प्राप्त आवंटन किया जाएगा, जो खुले में सोच करने की समस्या से मुक्त हो चुके हैं। तो बजट सामने है आपके सामने, लेकिन ये बजट कितना आम आदमी के लिए फायदेमंद है, लगातार इस पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हैं संदीप श्रीवास्तव जी, कृषि विशेषज्ञ हैं। उसके साथ ही साथ जयंतीलाल भंडारी जी हमारे साथ बने हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। रायपुर से नरेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं, सदस्य राज्य वित्त आयोग। और आदित्य जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मार्केट एनालिस्ट। आदित्य जी, आपके पास आना चाहेंगे। जो बजट सामने आया है, बाजार पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? कितना सकारात्मक होगा, कितना नकारात्मक होगा? आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे।
देखिए बाजार सकारात्मक बाजार रहेगा। उस हमने देखा कि बजट की शुरुआती दौर से बाजार ने निचला स्तर बनाया, 52 वीक लो बनाया, लेकिन जैसे जैसे बजट की बातें खुलती गई, असली चीज़ें सामने आती गई, बाजार ने पॉजिटिव प्रक्रिया ली है और बाजार निचले स्तरों से 400 पॉइंट सेंसेक्स और लगभग 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया है। हमने 2-3 चीज़ें देखी जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने इस मोदी सरकार की ऐसी बुनियाद खड़ी कर दी है जिस पर अच्छे दिनों की इमारत बनने के लिए तैयार है। हमें लगता है कि हम इस बजट से अगले 2 सालों में इमर्जिंग कंट्री की ओर प्रवेश कर जाएंगे। VDIS जो लेके आए हैं ये बहुत अच्छी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अमीरों पर पूरी तरह से टैक्स उनसे लेने का काम पुरजोर तरीके से किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत सफा गोई से एक काम किया है कि जिन जिन लोगों से जहां जहां से टैक्स वसूला जा सकता है, रेवेन्यू वसूली जा सकती है, उनसे वसूलिए, और जो क्षेत्र उनसे छूट गए थे, जहां जरूरत थी, हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है और 7.3 की GDP मेंटेन करने के लिए हमको ग्रामीण क्षेत्रों को अच्छी तरह से पुरजोर तरीके से उनको सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो गरीबों की समृद्धि, किसानों की माने इनकम और युवाओं को रोजगार, उन्होंने जो 100% FDI दी है, आपका चैनल भी उसको फ्लैश करे, मैं कह रहा हूँ इससे काफी रोजगार मिलेगा। लेकिन आदित्य जी एक सवाल यहाँ पर और भी उठता है, जैसा कि आपने GDP का जिक्र किया, अगर हम देखें सेक्टर्स की बात करें अगर, तो कृषि का जो क्षेत्र है इसका जो GDP में योगदान है लगातार घट रहा है। तो क्या मानते हैं कि इस बजट के बाद जो ये तमाम फैसले लिए गए इसके बाद वो योगदान बढ़ेगा या जहां पर है वहां पर रुका रहेगा? निश्चित तौर पर हम देख रहे थे कि दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी की नज़र जब हमने आर्थिक सर्वेक्षण में 7.3 की बात करी है तो हमारे ऊपर नजरें, और माननीय वित्त मंत्री इस बात को समझ चुके थे कि कैपिटल कंज्यूमर ड्यूरेबल वो कैपिटल सेक्टर से जो ग्रोथ ज़्यादा थी उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा है जो हमारे देश की ग्रोथ को बढ़ा सकता है। अगर हमारे देश की ग्रोथ बरोबर रहेगी, कृषि क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, तो जो पैसा अभी वैश्विक मंदी के चलते हमारे यहाँ से निकल गया है, जो क्रूड ऑयल की गिरावट से हमारे देशों से पैसा निकल रहा है, ये पैसा घूम घाम के वापस हमारी तरफ आएगा। हम देखेंगे कि मतलब अर्थव्यवस्था को यहाँ पर मजबूती मिलेगी इस बजट से, उम्मीदें जगती है। नरेश चंद्र गुप्ता जी के पास चलेंगे, लेकिन रुक इस वक्त शरद का कर लेते हैं। शरद, जिस तरीके से आदित्य जी ने बताया कि बाजार के लिहाज से भी देखें तो ये बजट काफी मजबूत नजर आता है और स्थितियां सुधरेंगी। आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं बाजार की मजबूती को लेकर? हम खासतौर से बात करें, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सीधे तौर पर अवधेश, यहाँ पर इस वक्त हम अनाज मंडी मौजूद है। किसानों की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। किसानों ने जो खुशी जाहिर की, इससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किसानी क्षेत्र में जो लोग जुड़े हैं, भारी मात्रा में जो किसान है, उनको कहीं ना कहीं अब इससे ज्यादा उम्मीदें होगी और ज्यादा से ज्यादा उनको खुशी का इजहार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक मंडी कानून को बदलने को लंबे समय से चर्चा चल रही थी, तो ये आप मंडी कानून बदलेगा, उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है मंडी कानून बदला, कितना फायदा को किसानों को होगा? मंडी कानून बदलने से किसानों को फायदा होगा, क्योंकि जो पिछले कानून है बहुत ही खराब चल रहे हैं। यहाँ से किसान सिर्फ परेशान के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ व्यापारी और उनकी चलती है। अभी हमारा माल सुबह 10 बजे से तुला हुआ, बोल दिया 3 बजे पेमेंट देंगे, जब से धूप में घूम रहे, कुछ काम नहीं है। लेकिन अब वित्त मंत्री ने यहाँ पर बजट पेश किया है, किस तरह से लगता है आपको? क्या सुधार होने की उम्मीद लगती है आपको कि अब यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, किसानों के फायदेमंद का काम होगा? क्या मालूम। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर किसान है, यहाँ पर कुछ किसान है जिन्होंने बजट को हालांकि देखा है, समझा है, कुछ किसानों ने नहीं समझा क्योंकि व्यापारिक का समय है इस वक्त। लेकिन यहाँ पर किसानों का सीधे तौर पर मानना है कि यहाँ पर किसानों का ध्यान रखा गया है अवधेश वित्त मंत्री के द्वारा, क्योंकि लगातार किसान एक बहुत लंबी परेशानी में थे और पिछले मौसम जो हमारा पिछले बार का गया है उससे खेती में काफी नुकसान हुआ था। तो प्रदेश सरकार का जो बजट हुआ था उसमें भी ध्यान रखा गया था और केंद्र सरकार का जो बजट आया वित्त मंत्री के द्वारा उसमें भी किसानों के लिए यहाँ पर ध्यान रखा गया। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए अच्छी खबर भी है और किसान इसको लेकर खुश भी है और किसान खुशी जाहिर कर भी रहे हैं। शुक्रिया शरद आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए और लोगों से बात करने के लिए कि आखिर उनकी इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया सामने क्या आ रही है। अब रुख रायपुर का कर लेते हैं। नरेश चंद्र जी हमारे साथ बने हैं, सदस्य राज्य वित्त आयोग। नरेश चंद्र, जिस तरीके से बात की गई स्टार्टअप की, अगर स्टार्टअप कोई करता है तो कंपनियों को सुविधा दी जाएगी, 1 दिन में कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, ये जो बात कही गई है कितना फायदा पहुंचाने जा रही स्टार्टअप्स को? देखिए, जो मैं स्टार्टअप से शुरुआत कर देता हूँ। स्टार्टअप की जो सिस्टम इन्होंने माननीय अरुण जेटली जी ने स्टार्टअप के लिए जो फैसिलिटीज़ दी
प्राइमरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, उससे स्टार्टअप के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में आएंगे और वो फास्ट होगा और उसका बेनिफिट पूरे देश को बहुत जल्द मिलेगा। देखिए, कुछ हमें शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए, तो स्टार्टअप इंडिया जो है उस पर जो सरकार ने इस बजट के द्वारा अपना कमिटमेंट बताया है, वो उससे बहुत जल्दी हमको पॉजिटिव रिजल्ट इस देश में मिलेगा। मोदी जी ने चुनाव के दौरान अच्छे दिन की बात की थी और मुझे ये लगता है कि ये जो बजट है अच्छे दिन का न्यू रखा है मोदी जी ने इस बजट पे, क्योंकि पिछला बजट उनको जो अर्थव्यवस्था मिली थी वो बहुत ही दयनीय अर्थव्यवस्था मिली थी और ये आज की स्थिति है उन्होंने उसको कुछ गेयर अप किया है, अपने कंट्रोल पे लाया और उसके बाद इन्होंने बजट की न्यू को रखा है। अच्छे दिन की शुरुआत की न्यू रख दी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने। उन्होंने मूल रूप से एग्रीकल्चर, एम्प्लॉइज, इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है।